गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने रदरफोर्ड मॉडल की कमियों के बारे में देख लिया था और उसके साथ साथ अल्फा कण की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से होती है, उसका प्रक्षेप्य पथ कैसे होता है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके साथ साथ अल्फा कण द्वारा किसी भी नाभिक पर टकराने से उसके नाभिक तथा अल्फा कण के प्रारंभिक पथ की दिशा पर लंबवत दूरी, जिसे हम बोलते हैं संघात प्राचल, इसको भी हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नील्स बोर के परमाणु मॉडल की बात करेंगे। तो नील्स बोर ने अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे बोलते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अब ये परमाणु मॉडल क्या कहता है, जब रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां रह गई थी तो उन कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और यह परमाणु मॉडल मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत तथा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का समायोजन करके बनाया गया। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को मैक्स प्लांक के आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उनकी कमियों को जो दूर करके एक नया परमाणु मॉडल बना, उसे बोलते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अब बोर ने अपने परमाणु मॉडल में किन दो बातों का जिक्र किया। तो पहली बात थी कि जब भी कोई भी ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो वो केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनमें उनका स्थायित्व होता है। क्या बोलता है नील्स बोर, पहला पॉइंट कि ये एक नाभिक है, नाभिक का कोई भी आवेश होगा Ze, इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनमें परमाणु इनका क्या रहेगा, स्थायित्व रहेगा, जिनमें इनका क्या रहेगा, स्थायित्व। और इनके स्थायित्व के कारण ये जो कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो कक्षाएं कहलाती है स्थायी कक्षाएं। कौन सी कक्षाएं कहलाती है, स्थायी कक्षाएं कहलाती है। अर्थात नील्स बोर क्या कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर केवल स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है और इन स्थायी कक्षाओं में जब वर्तीय गति करेगा तो वर्तीय गति में इनके पास होगा कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग। इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इनका जो कोणीय संवेग होगा वो किसके बराबर होगा, कोणीय संवेग की बात करें वो h/2π का पूर्ण गुणज, h/2π का क्या होना चाहिए, का पूर्ण गुणज होगा। अब ये पूर्ण गुणज मतलब किसी भी पूर्णांक संख्या से गुणा कर देंगे, तो पूर्णांक संख्या से गुणा करेंगे तो n मान लो h/2π, मतलब h/2π का पूर्ण गुणज n से गुणा करके लिख देंगे तो ये इनका कोणीय संवेग होना चाहिए। तो ये था इसका पहला मॉडल जो इसने बताया, पहली जो बात बताई थी अपने परमाणु मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका स्थायित्व बना रहे, अर्थात ऐसी कक्षाएं स्थायी कक्षाएं कहलाती है जिनमें इनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज के बराबर होगा। सेकंड पॉइंट क्या बताया नील्स बोर ने, सेकंड पॉइंट बताया कि जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण नहीं करते हैं। जब ये वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, वर्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए तो इस स्थिति में ना तो ये ऊर्जा का अवशोषण होगा और ना ही क्या होगा, उत्सर्जन। अवशोषण और उत्सर्जन ऊर्जा का, ये दोनों ही नहीं होते हैं। तो अब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में निरंतर चक्कर लगाते हैं तो उनका स्थायित्व बना रहता है, परंतु जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके, जब किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो ऊर्जा प्राप्त करके ये उच्च कक्षा में संक्रमित हो जाता है, संक्रमण कर जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से ये उच्च कक्षा में चला जाता है। उच्च कक्षा जो कि दूसरी स्थायी कक्षा होगी, इसके ऊपर वाली स्थायी कक्षा, इस कक्षा में ये संक्रमण कर जाता है तो इस स्थिति में ये क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो इस स्थिति में ऊर्जा का अवशोषण होगा, ऊर्जा का। परंतु इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में वापस संक्रमण करता है तो इस स्थिति में ये विकिरण के रूप में ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन। किस रूप में, विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, नील्स बोर ने यह बताया था, तो ऊर्जा का उत्सर्जन और ऊर्जा का
अवशोषण नहीं होता है, परंतु जब ये एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है, चाहे वो निम्न से उच्च में जाए या उच्च से निम्न में, तो ऊर्जा विकिरित करता है या ऊर्जा अवशोषित करता है। तो इस प्रकार इन्हीं दोनों बातों के आधार पर, इन्हीं दोनों पॉइंट्स के आधार पर रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया था नील्स बोर ने और अपना एक परमाणु मॉडल विकसित किया था जिसे बोलते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। और उसी मॉडल के लिए सन 1922 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार। इससे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार से नील्स बोर को। इन्हीं सिद्धांत के आधार पर नील्स बोर ने अपना प्रयोग किया था। वो प्रयोग केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए किया था, परंतु बाद में हाइड्रोजन परमाणु के अलावा अन्य परमाणुओं पर भी इस कॉन्सेप्ट के आधार पर उनकी व्याख्या आसानी से की जा सकती थी। तो इसी के आधार पर नील्स बोर ने इन्हीं दो बातों के आधार पर अपने मॉडल की, परमाणु मॉडल की 3 परिकल्पनाएं दी और उन तीनों परिकल्पनाओं का समावेश करके इलेक्ट्रॉन की विस्तृत जानकारी प्राप्त करी कि किसी भी नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, जो स्थायी कक्षाएं होंगी, वर्ताकार कक्षाएं, उनकी त्रिज्या क्या होगी और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नील्स बोर ने 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी, जिन्हें नील्स बोर के अभिग्रहित या परिकल्पनाएं बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नील्स बोर की परिकल्पनाएं। टॉपिक देखते हैं नील्स बोर की परिकल्पनाएं। नील्स बोर की परिकल्पनाएं, तो इसने अपनी परमाणु मॉडल के लिए 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी, जिनमें पहली परिकल्पना क्या है, फर्स्ट परिकल्पना में ये बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं, परंतु जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं तो इनको वर्तीय पथ में गति कराने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल वो इन दोनों नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा प्राप्त होता है। तो अभिकेंद्रीय बल किसके द्वारा मिलेगा, स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा प्राप्त होता है। अब यहां से देखो ये अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, जब भी कोई कण वर्तीय गति करता है वर्ताकार पथ में, तो उस वर्तीय पथ में गति करने के लिए उसके केंद्र की तरफ एक बल कार्यरत होता है जिसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो ये नाभिक तथा ये इलेक्ट्रॉन दोनों की मध्य की दूरी मान लेते हैं, इसकी वर्तीय कक्षा की त्रिज्या है r, और दोनों के मध्य लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, इसको केंद्र की तरफ लगने वाला अभिकेंद्रीय बल Fc, वो इन दोनों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल के बराबर होगा, इससे प्राप्त होगा। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन वर्तीय कक्षा में गति करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है। अब अभिकेंद्रीय बल कैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है m तथा इसका रेखीय वेग जो कि इस पे स्पर्श रेखीय दिशा में लिया जाता है, क्योंकि जब ये वर्तीय कक्षा में गति करेगा तो वर्तीय कक्षा में गति करने पर इसके पास होता है घूर्णन वेग, जिसको कोणीय वेग बोलते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। लेकिन किसी भी वक्राकार सतह के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा के अनुदिश उसके रेखीय वेग की दिशा आ जाएगी और रेखीय वेग v है। यदि इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो अभिकेंद्रीय बल कितना होगा, तो अभिकेंद्रीय बल Fc बराबर होगा mv² अपॉन में r, यदि r इसकी त्रिज्या होगी। तो अभिकेंद्रीय बल स्थिर विद्युत आकर्षण बल के बराबर होगा, और स्थिर विद्युत आकर्षण बल दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल क्या होता है, k q1 q2 अपॉन में r²। तो यहां से देखो अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा mv² अपॉन में r बराबर होगा, k की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0। Q1 कितना है, नाभिक का आवेश Ze, ये हो जाएगा Ze इनटू में दूसरा इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा E के बराबर अपॉन में दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, r², क्योंकि r लिए हमने। ये होता है पहली परिकल्पना, नील्स बोर की पहली परिकल्पना यही है, फर्स्ट। क्लियर है। सेकंड परिकल्पना पे आते हैं। तो सेकंड परिकल्पना क्या है, सेकंड परिकल्पना कहती है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर वर्ताकार स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तो नहीं करेंगे, लेकिन जब ये निरंतर
वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो इनका जो कोणीय संवेग होगा वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। क्या होगा? कोणीय संवेग बराबर होगा h/2π का पूर्ण गुणज, और पूर्ण गुणज होती है n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा nh/2π, और n होती है यहां पे मुख्य क्वांटम संख्या, ये होती है मुख्य क्वांटम संख्या। इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये क्वांटम मॉडल के आधार पे विकसित किया गया मॉडल है, क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पे आधारित होता है। तो कोणीय संवेग वही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, वेग v है और त्रिज्या r है, तो कोणीय संवेग क्या होगा? संवेग इंटू त्रिज्या mv, संवेग इंटू में त्रिज्या mvr, ये संवेग होता है p। तो कोणीय संवेग जब भी निकालते हैं उसको r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v बराबर r ओमेगा, a बराबर अल्फा इंटू r, इस तरीके से होते हैं ना। तो वैसे ही संवेग को आप लंबवत त्रिज्या से गुणा कर दो, ये आ जाएगा mvr बराबर होगा nh/2π। तो यहां से दूसरी परिकल्पना क्या होगी? mvr बराबर होगा nh/2π, ये हो जाएगी सेकंड परिकल्पना। इसी परिकल्पना को हम बोर का क्वांटम मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बोर का क्वांटम मॉडल, ये भी कहा जाता है क्योंकि इसी सिद्धांत के आधार पर, क्वांटम मॉडल के सिद्धांत के आधार पर इसने नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर किया था। तो ये थी सेकंड परिकल्पना। तीसरी परिकल्पना किस आधार पर दी? थर्ड परिकल्पना थी कि जब भी, थर्ड पे बात करते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो यह उच्च कक्षा में संक्रमण करे। जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमित होता है तो ऊर्जा का विकिरणों के रूप में क्या करता है? उत्सर्जन करता है। अर्थात ये मान लो नाभिक है, किसी नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ये मान लो इसकी इनिशियल स्टेज है, तो इनिशियल स्टेज में इसकी ऊर्जा इतनी है ई इनिशियल, और जब ये उच्च कक्षा में संक्रमण करेगा तो यहां पर ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। ऊर्जा अवशोषित होगी तो ऊर्जा अवशोषित होने पर यहां से क्या हो जाएगी? विकिरणों के रूप में ये ऊर्जा मिलेगी इसको hν, फोटोन के रूप में ऊर्जा मिलेगी E बराबर hν। तो ये इस स्थिति में संक्रमित करके अब ये आ गया फाइनल स्टेज में। लेकिन ये उच्च कक्षा में कुछ समय तक रुकता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो उसे बोलते हैं उत्तेजित कक्षा, और उत्तेजित कक्षा में ये 10⁻⁸ सेकंड तक रुककर वापस से पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में संक्रमित कर जाते हैं। प्रारंभिक स्थिति में संक्रमित करेंगे तो इस स्थिति में उच्च कक्षा से जब निम्न कक्षा में संक्रमण करेगा तो ये विकिरणों के रूप में ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और वो hν के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो इस स्थिति में ये वाली कक्षा वो कौन सी बन जाएगी? इनिशियल बन जाएगी, और ये वाली कौन सी बन जाएगी? फाइनल बन जाएगी। तो जब ऊर्जा इनिशियल कक्षा से ऊर्जा निकल गई और फाइनल कक्षा में आ गया तो ऊर्जा किस में ज्यादा होगी? इनिशियल से ऊर्जा निकली है तो फाइनल में आने के बाद में ऊर्जा में कमी हो जाएगी। अर्थात ये ऊर्जा में जो कमी होगी विकिरण के रूप में, ये डेल्टा ई, वो किसके बराबर होगी? तो ये विकिरण में जो कमी होगी वो डेल्टा ई या फिर ई बराबर होगी ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, इसके बराबर होगी। अगर मान लो निम्न से उच्च में जा रहा है और यहीं पर रुक गया तब तो इनिशियल ये है और फाइनल ये है। लेकिन अगर यहां पे नहीं रुके और ये वापस से क्या हो जाए? इसमें संक्रमण कर जाए, तो इस स्थिति में अब फाइनल आके रुका कहां? फाइनल वापस इसमें आके रुका, तो ये फाइनल कक्षा बनेगी, और ये वाली क्या मान लेते हैं? इनिशियल। तो जब वापस से आएगा तो विकिरणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और विकिरण होते हैं वो फोटोन के रूप में निकलते हैं, और फोटोन की ऊर्जा hν है, डेल्टा ई, वो किसके बराबर होगी? इनिशियल कक्षा की ऊर्जा माइनस में फाइनल कक्षा की ऊर्जा के बराबर होगी। ये होती है बोर की तीसरी परिकल्पना। तो इन तीनों परिकल्पनाओं के आधार पर नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोलते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अब देखना इसमें तीसरी परिकल्पना में हम क्या निकाल सकते हैं? इसमें विकिरण, उत्सर्जित जो विकिरण होगी उसकी आवर्ती निकाली जा सकती है, उसकी तरंग दैर्ध्य निकाली जा सकती है इसी तीसरी परिकल्पना से। तो यहां पर मैं बताता हूं किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया आपको तीनों। आई होप आपको तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। पहली परिकल्पना है वो अभिकेंद्रीय बल और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पे आधारित है। तो mv²/r = 1/4πε0 Ze²/r² होगी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0, या फिर ऐसे लिख दो mv²/r =
1/4πε0 इंटू में Z² ये होगी। दूसरी परिकल्पना, कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होता है, तो कोणीय संवेग mvr = NH/2π। और तीसरी परिकल्पना, उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा वो इनिशियल कक्षा की ऊर्जा माइनस फाइनल कक्षा की ऊर्जा। ये फॉर्मूला फिक्स नहीं है, ज्यादा में से कम की ऊर्जा घटा देना। क्यों? जब अवशोषित होगा तो फाइनल की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इनिशियल की कम हो जाएगी, क्योंकि अवशोषण किया है उसने। और जब उत्सर्जन करता है तो उस स्थिति में इनिशियल की ज्यादा होगी और फाइनल की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फाइनल कक्षा वो होती है जिसमें आके रुकता है, लास्ट में आके रुकेगा वो फाइनल, और उससे पहले वाली जो उत्तेजित कक्षा बन जाएगी वो बनेगी इनिशियल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये कंफ्यूजन यहां पे क्रिएट होती है। अब हम बात करते हैं उत्सर्जित विकिरणों की आवर्ती पर, यहां से कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो उस स्थिति में उत्सर्जित विकिरणों की आवर्ती। तो उत्सर्जित विकिरणों की आवर्ती कैसे निकालेंगे? उत्सर्जित विकिरणों की आवर्ती, अब देखना जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, E = E इनिशियल माइनस में E फाइनल, यही होगी, क्योंकि उत्तेजित कक्षा बनती है, ये होती है उत्तेजित कक्षा, वो इसकी इनिशियल कक्षा बन जाती है, उत्तेजित कक्षा होगी। और जो फाइनल कक्षा होगी जिसमें आके इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है, तो यहां पर E = hν फोटोन की ऊर्जा बराबर होगी E इनिशियल माइनस में E फाइनल। तो आवर्ती कितनी हो जाएगी, ν = E इनिशियल माइनस E फाइनल बटे में h, ये आ जाएगी यहां से आवर्ती। तरंग दैर्ध्य निकाले कि उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य कैसे होगी, तो यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य। उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य बात करें तो हमें पता है कि न्यू आवर्ती होती है, वो क्या होती है, C/λ। यहां से वैल्यू पुट करें, अतः C/λ = E इनिशियल माइनस E फाइनल अपॉन में h। तो C इधर आएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 1/λ = E इनिशियल माइनस E फाइनल अपॉन में CH। ये आ जाएगी यहां से तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम। इसको उल्टा करेंगे तो लैम्डा = आ जाएगी CH अपॉन में E इनिशियल माइनस में E फाइनल। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी नील्स बोर की तीनों परिकल्पनाएं। इन तीनों परिकल्पनाओं के आधार पर हम जो वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, वर्तीय स्थायी कक्षा की त्रिज्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति करते हुए वर्ताकार कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। तो उन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम बोर की तीनों परिकल्पनाओं के आधार पर nवीं कक्षा की त्रिज्या, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग और nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की आवर्ती तथा nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे। किस तरीके से देखते हैं, तो देखो एक बार मैं फिर से लिख देता हूं बोर की तीनों परिकल्पनाएं कौन सी हैं। पहली परिकल्पना क्या कहती है कि किसी भी वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का अभिकेंद्रीय बल किसके द्वारा मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा मिलता है। तो अभिकेंद्रीय बल होता है mv² अपॉन r = 1/4πε0 इंटू में Ze² अपॉन में r²। ये पहली परिकल्पना है। दूसरी परिकल्पना की बात करें तो दूसरी परिकल्पना कौन सी होगी कि वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr NH/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। तो mvr = NH/2π। फिर तीसरी परिकल्पना कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है, जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमण कर जाए और उच्च कक्षा में वो कुछ सेकंड के लिए रुकता है, 10⁻⁻8 सेकंड से भी कम समय तक रुककर उत्तेजित अवस्था में पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में संक्रमण कर जाता है, तो इस स्थिति में उसकी इनिशियल कक्षा की ऊर्जा और फाइनल कक्षा की ऊर्जाओं का अंतर उसके उत्सर्जित विकिरणों फोटोन के रूप में उनके इक्वल होगा। तो ये होती है बोर की तीसरी परिकल्पना। ये तीनों परिकल्पनाएं मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग क्या होगा। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग, ये फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग कैसे निकालेंगे, अब देखो सपोज करो इलेक्ट्रॉन है वो nवीं स्थायी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन nवीं स्थायी कक्षा में चक्कर लगा रहा है और वहां पर उसका कक्षीय वेग को हम लिखते हैं Vn से, वेग को V से लिखेंगे और n लगा दिया nवीं कक्षा में। मान लो सपोज करो ये नाभिक है,
नाभिक का आवेश कितना होगा Ze। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का वेग है कितना Vn, कितने वेग से गति कर रहा है Vn वेग से, और इसकी त्रिज्या कितनी है, इस nवीं कक्षा की त्रिज्या मान लो Rn है, ठीक है। Vn वेग रेखीय वेग से गति कर रहा है, कक्षीय वेग, और इसकी त्रिज्या है Rn। तो अब वेग फाइंड आउट करना है, बोर की परिकल्पनाओं से करेंगे। तो देखो बोर की कौन सी परिकल्पनाओं से वेग निकलता है, पहली, दूसरी, तीसरी में देखो, पहली में वेग है, दूसरी में भी वेग है, तीसरी में नहीं है। तो हम दो परिकल्पना ले लेते हैं, बोर की प्रथम परिकल्पना और बोर की द्वितीय परिकल्पना। तो यहां पे लिखते हैं बोर की प्रथम परिकल्पना से। प्रथम परिकल्पना क्या कहती है, बोर की प्रथम परिकल्पना कहती है कि दोनों कक्षीय वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का अभिकेंद्रीय बल है, वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का अभिकेंद्रीय बल दोनों नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल से मिलता है। तो कितना होगा mv² Vn² अपॉन में Rn, nवीं कक्षा का वेग Vn है और nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn है, बराबर होगा 1/4πε0 इंटू में Ze² अपॉन में Rn की स्क्वायर। पहली परिकल्पना इक्वेशन नंबर 1। बोर की दूसरी परिकल्पना से देखते हैं। तो बोर की दूसरी परिकल्पना से, दूसरी परिकल्पना क्या कहती है कि NH/2π किसके बराबर होगा, परिकल्पना से mvr Vn इंटू में Rn, कोणीय संवेग, देखो n लगाएंगे, mvr इज इक्वल्स टू NH/2π का पूर्ण गुणज होगा। तो ये होता है NH अपॉन में 2π, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हो गई। अब देखो यहां से हमें क्या निकालना है, ध्यान से समझना है इस चीज को। यहां पर ये त्रिज्या और वेग दो निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है इसका कक्षीय वेग v। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप त्रिज्या और वेग में से किसी एक को एलिमिनेट करो। एलिमिनेट मतलब हटाओ। अगर आपको वेग निकालना है तो त्रिज्या को हटाओ, और त्रिज्या निकालनी है तो वेग को हटाओ। तो आपको वेग निकालना है तो त्रिज्या को हटाओगे। तो देखना ये Rn है, एक Rn इससे कट जाएगा तो एक Rn बचेगा, और एक Rn यहाँ पे, तो इससे काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, Rn को त्रिज्या को हटाना है, तो इसका क्या करोगे, वेग रखना है। तो एक वेग से एक वेग कट जाएगा, एक बच जाएगा। तो त्रिज्या हट गई और वेग रहना है। तो वेग रखने के लिए आपको इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दो, समीकरण 1 भाग 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे तो mvn² अपॉन में Rn बट्टे में mvn इंटू में Rn बराबर होगा, ऊपर ही है 1/4πε0 इंटू में Ze² अपॉन में Rn की स्क्वायर बट्टे में, नीचे आ जाएगा NH/2π। अब देखना m से m कैंसिल, v से v एक Vn कैंसिल, फिर Rn। तो इससे ये नहीं कट सकता। ये क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये Rn नीचे आ जाएगा तो इससे गुणा होगा। तो इस Rn से ये एक काट दो ना इधर वाला। तो ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है Vn अपॉन में Rn, ठीक है। Vn बच रहा है और नीचे Rn बच रहा है, इज इक्वल्स टू ये बच रहा है 1/4πε0 इंटू में Ze² अपॉन में Rn। अब इसको पलट कर लिखेंगे तो गुणा में चला जाएगा, ये नीचे आ गया, 2π ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा NH। इस Rn से ये Rn कट गया, तो अब बच क्या रहा है, देखो इस 2π से ये काटेंगे 4π, तो ये 2 बच गया। तो कितना आएगा, Vn इज इक्वल्स टू ऊपर बच रहा है Ze² अपॉन में नीचे 2ε0 NH। तो NH 2 इंटू में NH∈0, ये बन के आ रहा है वेग, ठीक है। तो वेलोसिटी इतनी बन के आ रही है Ze² अपॉन में 2NH इंटू में ε0। अब देखो यहां से ये वेग का फॉर्मूला हो गया, ये हमें याद नहीं रह सकता। तो जो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक साइड रख लेते हैं और जो जो वेरिएबल है उनको एक साइड ले जाते हैं। तो देखो कांस्टेंट क्या है, Z नहीं पता, जरूरी थोड़ी है कुछ भी हो सकता है, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन परमाणु और भी हो सकते हैं, अलग ले लो। यहाँ पे E इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है, N क्वांटम संख्या नहीं पता कौन सी कक्षा है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कुछ भी हो सकती है, इसको अलग करो। H पता है, ε0 पता है। तो Vn इज इक्वल्स टू कितना होता है, E² अपॉन में 2H∈0 इंटू में Z अलग कर दो, N अलग कर दो, इसको अलग कर दो, वैल्यूज डालो यहाँ पे। तो वैल्यूज डालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो Vn nवीं कक्षा का वेग, Vn इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 की स्क्वायर अपॉन में कितनी आ जाएगी, 2 इंटू में
h की वैल्यू होती है 6.62 गुणा में 10 की घात -34 इंटू में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू में 10 टू द पावर -12 इंटू में z अपॉन में n। अब देखो सबसे पहले घातों को सोल्व करो। जब भी आप घातों को सोल्व करोगे तो देखो ये आ जाएगी -38, ऊपर जाएगी प्लस का 34, -38 में से +34 घटाओगे माइनस का 4 और फिर ये 12 ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, प्लस का 8 बन जाएगा। प्लस का 12 में से 4 गया, प्लस का 8। तो आपको ये पता है कि Vn इज इक्वल्स टू कितना बन के आएगा, इंटू में 10 टू दी पावर 8 Z अपॉन में n, ये इंटू में रहेगा और ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब 1.6 इंटू 1.6 और इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये कितना बन के आएगा, 2.18 इंटू में 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड इंटू में ये आ जाएगा z अपॉन n। ये वेलोसिटी आएगी। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा एग्जैक्ट, ऑलमोस्ट इक्वल यही आएगा, 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 8 z अपॉन n। z है परमाणुओं की संख्या, नहीं परमाणु क्रमांक, और n है कक्षा की संख्या। अगर मान लो हम बात करें हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में वेग क्या होगा, वेग का फॉर्मूला वैसे तो ये Vn इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 8 आ गया, इंटू में z अपॉन n मीटर पर सेकेंड, ये आ रहा है मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगर हम बात करें H परमाणु की प्रथम कक्षा में, H परमाणु के लिए प्रथम कक्षा का वेग, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, अगर प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग बात करोगे तो Z कितना होगा हाइड्रोजन परमाणु के लिए, 1, और इसके लिए n की वैल्यू प्रथम कक्षा 1 होगी तो 1 और 1 यहाँ पे 1 1 डाल दोगे तो V1 कितना हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु के लिए, 2.18 इंटू में 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यह आ जाएगा पहली कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु का लिए इलेक्ट्रॉन का वेग। तो इस तरीके से हम nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग फाइंड आउट कर सकते हैं। और ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का वेग ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो यहां से परमाणु क्रमांक के तो समानुपाती है और कक्षाओं की संख्या के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां से एक बात पता लग रही है कि Vn समानुपाती है Z और Vn व्युत्क्रमानुपाती है 1/n। कक्षाओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है और परमाणु क्रमांक के समानुपाती है। तो इसमें और क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे ही इलेक्ट्रॉन का वेग निकालते हैं। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग ये है, बोर की प्रथम परिकल्पना और दूसरी परिकल्पना। एक बात ध्यान में रखना, त्रिज्या और वेग निकालने के लिए किसी एक को एलिमिनेट करना है तो हमने यहाँ पे त्रिज्या को एलिमिनेट किया है। देखो Rn को एलिमिनेट कर दिया और Vn का फॉर्मूला हमें डिराइव हो गया है। इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का वेग निकालेंगे। ध्यान देना एक बात, यहाँ पर सॉरी ये 8 नहीं आएगा, ये 6 आएगा। आप सोल्व करोगे ना इसको तो 6 बन के आएगा। कैसे, ये एग्जैक्ट ये वैल्यू 0.0218 आती है और 10 टू द पावर 6 इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यू। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में डायरेक्ट वैल्यू इसलिए बताई जाती है क्योंकि इनको सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कई बार क्या होता है, डेरिवेशन को हम जब 2-3 बार रिवाइज करते हैं, हमारी नज़रों के सामने से निकलता है तो याद हो जाती है ये वैल्यूज हमें। तो इसलिए मुझे याद है कि ये वैल्यू इतनी ही आती है क्योंकि ये डेरिवेशन मेरे हाथों से बहुत बार निकल चुका है, मैंने बहुत बार इसको डिराइव किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना 10 टू द पावर 8 आता है, लेकिन ये वैल्यू देखो बहुत छोटी बनती है, 1.6 इंटू 1.6 और नीचे ज़्यादा का भाग लगेगा तो 0.0218 आता है और उसको उधर बनाने के लिए 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। और ये इस तरीके से 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 Z अपॉन n कितना हो जाएगा, Z अपॉन n। ये आता है मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो यहाँ से ये फाइंड आउट हो जाएगी। अब इस हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वेग है इसकी तुलना करते हैं हम प्रकाश के वेग से। प्रकाश के वेग से किस तरीके से तुलना करेंगे तो उस पर बात करते हैं। देखो यहीं पे मैं करके दिखा देता हूं, प्रकाश के वेग से तुलना यहां पे ले लेते हैं। प्रकाश के वेग से तुलना करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, मान लो प्रकाश का वेग कितना होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है c इज इक्वल्स टू 3 इंटू में 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सोल्व करते हैं तो यहां से इसमें भाग देते हैं। V1 में हम c का भाग दें तो V1 है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन में 3 इंटू में 10 टू द पावर 8। तो देखो 6 से ये कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर 2 बचेगी। तो ये कितना आ रहा है, V1 अपॉन c इज इक्वल्स टू 2.18 अपॉन में 300। इससे काटोगे ना इसको तो ये कटेगा तो 1/137 आएगा यहाँ से। तो ये बात निकल के आ रही है कि तो
V1 अपॉन में C इज इक्वल्स टू आएगा 1/37। तो C को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू 1/37 इंटू C। मतलब हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा का जो वेग है वो प्रकाश के वेग का कितना गुना है, 1/137 गुना होता है। आप करके देख लेना, इसको करोगे तो 1/137 आएगा, तो 137 गुना होता है, 1/137 गुना, या फिर हम बोल सकते हैं प्रकाश के वेग का 137वां भाग होता है। अब ये तो हो गई पहली कक्षा के लिए। अब मान लो किसी भी कक्षा के लिए निकालें, अगर z की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1 नहीं लें तो इसको z इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर दो, z अपॉन n। ये हो जाएगा, किसी के लिए भी वेग हो जाएगा मीटर पर सेकंड, इसका मात्रक आ जाएगा, तो ये वेग हो गया। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी प्रकाश के वेग से तुलना भी कर ली हमने। अब हम बात करते हैं कि nवीं कक्षा की, ये जो जिस nवीं कक्षा में कक्षीय वेग निकाला है उसकी कक्षीय त्रिज्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या। तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या, और कक्षीय त्रिज्या को हम डिनोट करेंगे Rn से। अब यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया होगा, वेग वाला त्रिज्या और करते हैं। तो यहां से देखो त्रिज्या किस तरीके से होगी, यही सेम बोर की दोनों परिकल्पनाएं, प्रथम और द्वितीय परिकल्पना, क्योंकि इन दोनों में त्रिज्या, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो ऊर्जा से रिलेटेड है। तो इन दोनों से, बोर की प्रथम परिकल्पना और बोर की द्वितीय परिकल्पना से हम त्रिज्या निकालते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि त्रिज्या और वेग को निकालने के लिए एक को एलिमिनेट करना होगा। तो वेग को एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ पे देखो v की पावर 2 है, तो यहाँ पर पावर 1 है। इसको 2 बनाने के लिए इक्वेशन 2 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर। तो यहाँ से सबसे पहला काम करेंगे, समीकरण 2 का वर्ग, समीकरण 2 का वर्ग करने पर, और इसका वर्ग कर लो, वर्ग कितना हो जाएगा, m² mvn/rn की स्क्वायर इज इक्वल्स टू n² h² अपॉन में 4 पाई की स्क्वायर। ये हो गया, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 में 3 का भाग दे दो, या फिर समीकरण 3 में 1 का भाग दे दो, एक ही बात है। समीकरण 1/3 से 1 में 3 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, mvn की स्क्वायर अपॉन में rn बट्टे में m² vn² rn की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ZE² अपॉन में Rn की स्क्वायर बटे में यह आ जाएगा n² h² अपॉन में 4 पाई की स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखना, इसको नीचे लाते हैं तो देखो, इसको नीचे ले आओ और इसको ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन के आएगा, सिंपली बता रहा हूँ, एकदम से जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स भी है वो भी इसको आसानी से सोल्व करोगे। आपको अंश और हर वाला तो पता है, इसके नीचे कितना है, इसके नीचे 1 है। मेन बट्टे के नीचे बट्टे की संख्या हो तो उसको पलटकर गुणा करके लिख देते हैं, तो इसको ऐसे लिख दे mvn² अपॉन में Rn गुणा में ऊपर चला जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा m² vn² Rn की स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू, इसको भी पलटकर गुणा कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन में Rn² गुणा 4 पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा अपॉन में n² h² नीचे रह जाएगा। अब देखो Rn² से Rn² कैंसिल, एक Rn बच जाएगा, Vn² से Vn² कैंसिल, एक m से एक m कैंसिल, यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, यहाँ पर तो बच रहा है ओनली m और Rn, तो ये बच रहा है 1/m इंटू में Rn इज इक्वल्स टू कितना आएगा, पाई ZE², पाई बच रहा है ZE² अपॉन में एप्सिलॉन नॉट n² h² एप्सिलॉन नॉट, इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा। अब यहाँ पे ये m है, भाग में इधर जाके गुणा में ले जाओ तो कितना हो जाएगा 1/Rn इज इक्वल्स टू पाई m ZE² अपॉन में n² h² एप्सिलॉन नॉट। अब हमें तो त्रिज्या निकालनी है, तो पलट दो इसको, इसकी टांग ऊपर कर दो तो इसकी भी टांग ऊपर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये बन के आएगा Rn इज इक्वल्स टू n² h² एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा पाई m ZE²। ये आ गई nवीं कक्षा की त्रिज्या। अब यहाँ से देखो इस त्रिज्या को आगे डिराइव करते हैं, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो रख देंगे और जो नहीं पता है उनको अलग कर लो। तो n देखो कक्षाओं की संख्या नहीं पता, अलग कर लेंगे n² और नीचे z नहीं पता, बाकी सारी कांस्टेंट पता है। यहाँ पे हम कर लेंगे Rn इज इक्वल्स टू h² एप्सिलॉन नॉट इधर रखेंगे, पाई
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का आवेश इधर रखेंगे इनटू में n² z अलग कर देंगे। इनकी वैल्यूज डालो, इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो ये वैल्यू आती है Rn 6.62 इंटू 10 की घात -34 की स्क्वायर गुणा में 8.85 इंटू में 10⁻⁻12 अपॉन में पाई की वैल्यू 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 की स्क्वायर इंटू n²/z। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से इसको आप सोल्व करोगे ना, इतनी बड़ी संख्या सोल्व नहीं होती है, 10 की पावर्स को सोल्व कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। इसको डायरेक्ट याद रखो, कितना होता है ये 0.529 इंटू 10⁻10 ये निकल के आएगा Rn इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू 10⁻10 n² अपॉन में z और ये मीटर में आ जाएगी, ये वाली होती है ये मीटर में। ठीक है, इसको क्या लिखोगे 10⁻10 को एंगस्ट्रोम लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा Rn इज इक्वल्स टू होगी 0.529 एंगस्ट्रोम इंटू में n²/z। ये आ जाएगी nवीं कक्षा की त्रिज्या, जिसे बोलते हैं हम कक्षीय त्रिज्या। अब हम बात करें कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, और हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या वही बोर त्रिज्या कहलाती है। क्यों? क्योंकि बोर ने अपना जो प्रयोग किया था वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए किया था, तो यहां पर हम बोर त्रिज्या निकालते हैं। बोर त्रिज्या, तो बोर त्रिज्या के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु H परमाणु के लिए, H परमाणु के लिए Z कितना होगा, Z इज इक्वल्स टू 1 और N इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से देखो ये 1 हो जाएगा, ये 1, तो R0 बोर त्रिज्या कितनी आती है 0.529 एंगस्ट्रोम, ये होती है बोर त्रिज्या। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या ही क्या कहलाती है, बोर त्रिज्या कहलाती है। और इसी के साथ हम आज के इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।